अब तो आंखें खोल लें। ये 14 जनवरी की रात थी। पेशावर के सरबंद थाने पर दस्ती बम से हमला हो गया। धमाका हुआ और पूरा इलाका लरस गया। वायरलेस पर कॉल चली और डीएसपी सरदार हुसैन फौरी तौर पर थाने पहुंच गए। उनके 2 मुहाफिज भी उनके साथ थे। ये लोग गाड़ी से उतरे, चंद कदम लिए, दूर से फायर हुआ। सरदार हुसैन जमीन पर गिरे और गिरते ही शहीद हो गए। मुहाफिज अभी पोजीशन ले रहे थे कि मजीद 2 गोलियां चली और वो भी निशाना बन गए। पुलिस ने सरबंद थाने को नरगे में ले लिया। तहकीकात हुई तो पता चला दहशतगर्दों ने 2 किलोमीटर दूर से डीएसपी और उनके मुहाफिजों को निशाना बनाया था। उसके साथ ही सवाल पैदा हो गया, दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर के फासले से 3 लोगों को कैसे निशाना बना लिया। मजीद तहकीकात हुई तो पता चला दहशतगर्दों ने पहले थर्मल वेपन साइट से तीनों को लॉक किया और फिर उन्हें नाइट विजन राइफल के जरिए गोली मार दी। उसके बाद सवाल पैदा हुआ, ये जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है, ये दहशतगर्दों के पास कैसे पहुंच गई। पता चला अमेरिकी फौज जाते जाते ये टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। ये उनके बाद तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ में आ गई। भारत ने उन्हें ट्रेनिंग दे दी और ये अब उसे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मल वेपन साइट जिस्मानी हरारत से जानदार की हियत, साइज और आज़ा की तस्वीर बनाती है। शूटर हदफ के जिस्म का कोई उज़ू लॉक करता है, ट्रिगर दबाता है और गोली घुप अंधेरे में भी सीधी हदफ के जिस्म के उस उज़ू को निशाना बना देती है। ये टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों इस वक्त कलअदम टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास मौजूद है और ये पिछले 4 माह से इसे केपी और बलोचिस्तान में अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही है। ये एक हकीकत है। आप अब दूसरी हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। दहशतगर्दों ने 30 जनवरी को पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका किया। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक धमाके में 101 लोग शहीद और 203 जख्मी हो चुके हैं। उनमें 98 पुलिस एहलकार हैं। ये तमाम लोग नमाजी थे। ये जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में जमा हुए थे और ये अल्लाह के घर में दहशतगर्दी का लुक्मा बन गए। मैं इस वाक़े की तफसील की तरफ आने से पहले आपको लोकेशन के बारे में बताता चलूं। पेशावर की पुलिस लाइन सूबे की रेड जोन है। ये GHQ जैसा हसास इलाका है और इसके अंदर 2500-3000 हजार पुलिस एहलकार रहते हैं। पुलिस लाइंस का गेट इंतहाई महफूज और फुल प्रूफ है। गेट से पहले भी पुलिस की एक मोर्चा पकेट आती है, लेकिन खुदकुश हमला आवर ने पकेट भी क्रॉस की और वो गेट से भी गुजर कर CCPO, SSP इन्वेस्टिगेशन और कमांडेंट के दफ्तरों और सिक्योरिटी के सामने से होता हुआ मस्जिद तक पहुंच गया। दहशतगर्दों ने मस्जिद की बाकायदा रैकी भी की और उसके स्ट्रक्चर की पड़ताल भी की। मस्जिद का स्ट्रक्चर इंतहाई जदीद और मजबूत था। हॉल के नीचे सतून नहीं थे, छत दीवारों पर खड़ी थी। खुदकुश हमलों से उमूमन छत का एक आध हिस्सा मुतासिर होता है और बाकी छत महफूज रहती है, जिसकी वजह से ज्यादा शहादतें नहीं होती। लेकिन ये हमला इस कदर कैलकुलेटेड था कि हमला आवर ये भी जानते थे छत के नीचे सतून नहीं है और अगर इसकी मेन दीवार गिर जाए तो पूरी छत जमीन बोस हो जाएगी। लिहाजा हमला आवर ने धमाके से एक दीवार गिराई और पूरी छत नीचे आ गई और लोग फर्श और छत के दरमियान पिस कर शहीद हो गए। इस धमाके में इमारतें गिराने वाला मवाद भी इस्तेमाल हुआ, जिसके नतीजे में पूरी इमारत खिसक गई। चुनाचे हम ये कह सकते हैं खुदकुश हमला आवर हमारी सिक्योरिटी की खामियों से भी वाकिफ थे। ये इमारत के स्ट्रक्चर से भी आगाह थे और ये बारूद की किस्में भी जानते थे और ये दूसरी हकीकत है। और आप अब तीसरी हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। हम आज 101 लाशें उठाने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। हमारा दुश्मन टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है। ये जदीद ट्रेनिंग भी ले चुका है। इसके पास भारतीय डॉलर्स भी हैं और ये सूबे के इंतहाई हसास और महफूज रेड जोन में भी दाखिल हो जाता है, जबकि हम एक दूसरे के मुंह पर इल्जामात का कीचड़ मल रहे हैं और यूं मुल्क तबाही की इंतहाई खौफनाक दलदल में धंसता चला जा रहा है। हमें यहाँ रुक कर चीजों का एक बार फिर जायजा लेना होगा। हमें देखना होगा आखिर इशू क्या है और हम ये इशू हल कैसे कर सकते हैं। हमारे इस वक्त 3 बड़े इश्यूज हैं। पहला इशू भारत है। हम इंडिया से 75 बरसों से लड़ रहे हैं। हजारों लोग अब तक इस लड़ाई में जान दे चुके हैं। हम 3 या 4 जंगें भी लड़ चुके हैं, लेकिन कश्मीर का इशू आज भी वहीं खड़ा है जहां ये 1947 में था। और ये हकीकत है, पाकिस्तान और भारत में अगर अब जंग हुई तो वो एटमी होगी और उसमें हम बचेंगे और ना भारत। ये पूरा खित्ता तेजाब का जौहर बन जाएगा। लिहाजा हमें एक ही बार दिल बड़ा करके ये मसला खत्म करना होगा। हमारी बका अब इसी में है। हम जल्द से जल्द ये मसला हल कर लें। भारत के अंदर भी ठंडे दिलो दिमाग के बाअसर हजारों लोग मौजूद हैं। हम इन्हें इंगेज करें और मसला कश्मीर 20 या 30 बरसों के लिए फ्रीज कर दें। हम अपनी सरहदें खोलें ताकि लोग आ और जा सकें और यूं कल्चरल मेल मुलाकातें हो सकें। हमें मानना होगा हम कैदे तन्हाई का शिकार हैं। हम दुनिया और दुनिया हमसे दूर है। हम जब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो मुल्क की फिजा बदल जाएगी।
जिससे हमारे मिजाज की शिद्दत और नफरत दोनों कम हो जाएंगी। हमारा दूसरा मसला अफगानिस्तान है। हम तालिबान को पाकिस्तान दोस्त समझते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत में हमारा बहुत अमल दखल था। जनरल फैज हमीद ने 2021 और 2022 में टीटीपी और टीटीए के साथ दर्जनों मुज़ाकरात किए। ये मौलाना तकी उस्मानी की सरबराही में उलमाए कराम का वफ्द भी लेकर काबुल गए थे। उस दौर में टीटीपी के कारकुनों की फहरिस्तें भी बनी थी। ये लोग खानदानों समेत कुल 35,000 थे। इमरान खान के दौर के आखिरी हिस्से में टीटीपी के मुतालिबात मानकर उनके 100 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी जेलों से रिहा भी किए गए थे और उनके 1,500 लोगों को फाटा और केपी में वापस आने और आबाद होने की इजाजत भी दी गई थी। ये हिकमत अमली बादज़ां गलत साबित हुई और हम आज उसकी फसल काट रहे हैं। हमें फौरी तौर पर उसका असर-ए-नौ जायजा भी लेना चाहिए। पाकिस्तान ने 2007 से 2008 में केपी से दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आज ये अफरियत एक बार फिर ज्यादा शिद्दत के साथ वापस क्यों आ रहा है? हमें फौरी तौर पर इसका जायजा लेना होगा और ढक्कन एक बार फिर टाइट करना होगा, वरना दूसरी सूरत में बहुत देर हो जाएगी। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत हमारे साथ ताउन कर रही थी, लेकिन उस दौरान मुल्क में हुकूमत तब्दील हो गई और हम दाखिली सियासी अफरा तफरी का शिकार हो गए। हमें फौरी तौर पर अफगान हुकूमत को दोबारा इंगेज करना होगा। उनके कुछ मुतालिबात जायज हैं। मसलन अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तानी सिफारत खाना रोजाना 2 से 3,000 वीजे जारी करता था। हमने ये तादाद कम कर दी है। हमें फौरी तौर पर इसका जायजा लेना होगा। ये सरहद के मामले पर भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए और इन्हें ये शिकवा भी है। हम बातचीत को अधूरा छोड़ देते हैं। ये शिकवा भी गलत नहीं। हम ये भी जानते हैं टीटीपी के अंदर इस वक्त ग्रुपिंग है। हमें चाहिए हम इन्हें एक बार फिर इंगेज करें और इस तकसीम का फायदा उठाएं। और ये मसला अगर ऑपरेशन से हल होता है तो ऑपरेशन करें, और अगर मुज़ाकरात कारीगर होते हैं तो हम मुज़ाकरात करें, और अगर बैक वक्त दोनों की जरूरत है तो दोनों करें। लेकिन ये इशू हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि अगर भारत एक बार फिर अफगानिस्तान में आकर बैठ गया तो हमारे लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। और हमारा तीसरा और बड़ा मसला हमारा अंदरूनी खलफशार है। हम बुरी तरह सियासी और मुआशी अफरा तफरी और बेसिमती का शिकार हैं। इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। ये बंदीगाला में 2 बम प्रूफ कमरे बना चुके हैं। ये अनकरीब उनमें बैठकर रोजाना अपने ही मुल्क पर गोलाबारी करेंगे और यूं मुल्क का रहा सहा स्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत के पास पावर है, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं है। अवाम में इसके खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ अपनी जान बचा रही है। और तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होकर बैठ गई है। आज हालत ये है, चीन, सऊदी अरब और यूएई हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में पाकिस्तान के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं। हमें ये मानना होगा, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा। इस्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़कर इन सबको इकट्ठा बिठाना होगा। और अगर ये लोग अब भी अपनी अपनी जिद और अना के मीनार से नीचे नहीं उतरते तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को इनका बंदोबस्त करना होगा। मुल्क आज आईसीयू में है। हम अगर अब भी आंखें नहीं खोलते तो फिर हम मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दहशतगर्द पेशावर की पुलिस लाइन्स तक पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी इनसे ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा अब तो आंखें खोल लें।